हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद नैन्सी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करते हैं कि अगर फर्म को अपनी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है तो वो किस ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी हमने पे की थी, उसके बाद पार्टनर्स का लोन पे किया था। अगर उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो हमने कैपिटल रिटर्न की थी पार्टनर्स की, और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो हमने देखा था कि पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बांट दिया जाता था। आज हम देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, उसके बाद उसमें एंट्री कैसे डाली जाती है, और लास्ट में हम इसका एक परफॉर्मा देखेंगे। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो ना हुई तो इसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व करके देखेंगे। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट? देखिए, जब हमारी पार्टनरशिप बंद होती है तो उस केस में हम एसेट्स हैं जो हमारी, उनका क्या करेंगे? रखेंगे थोड़ी, बेच देंगे। हमारी काम की नहीं जो चीज़ें, अब उनको बेचेंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं वो भी पे करनी पड़ेगी। फर्म बंद हो रही है, लाइबिलिटी भी तो पे करनी पड़ेगी ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, जितने भी फर्म की एसेट्स हैं उनको सेल किया जाता है और लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे किया जाता है। तो इनका जो लेखा जोखा हम लिखते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं कि एसेट्स हैं हमारी बुक वैल्यू पे जब हमने लिखी थी बैलेंस शीट में, आज के टाइम पर अगर उनको बेचते हैं तो उनसे हमें कितना पैसा रियलाइज हुआ है और क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट हमारी बनती है। तो देखिए मीनिंग क्या है रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द, ध्यान रखना, ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड मेकिंग पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स, कि जितने भी हमारी एसेट्स हैं उनको बेचा जाएगा, डिस्पोजिंग ऑफ किया जाएगा और क्रेडिटर्स की पेमेंट की जाएगी। अब बोलोगे कि मैडम जरूरी है सारी की सारी एसेट्स बिक जाएंगी? पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है कि पार्टनर से खुद उन एसेट्स को परचेज कर लेते हैं। कि मान लो हमारे घर में फर्नीचर नहीं था और वो फर्नीचर हमारी फर्म में है, फर्म बंद होने जा रही है, तो एक पार्टनर बोलता है कि ये फर्नीचर मेरे को दे दो, मैं इसके लिए पेमेंट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि हम अपने पार्टनर्स को ही अपनी एसेट बेच दें। बाहर वालों को तो बेच ही सकते हैं, साथ के साथ हम पार्टनर्स को भी बेच सकते हैं। और साथ के साथ हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स हमारे जितने भी हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा हमने, किसी आउटसाइड लाइबिलिटी जैसे हमारा कोई लोन ले रखा हमने, क्रेडिटर्स हमारे, किसी से हमने माल परचेज किया था, उधार में किया था, लास्ट में जाते टाइम उसको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो ऐसे हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। अब देखिए क्या क्या किया जाता है। एसेट्स को रियलाइज किया जाता है, सेल किया जाता है, और लाइबिलिटीज को पे किया जाता है, और फाइनली क्या देखा जाता है, क्या कैलकुलेट करते हैं हम कि जो हमने ट्रांजैक्शन की है, एसेट को बेचा है या लाइबिलिटी को पे किया है, अगर हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा है तो हमें लॉस है और हमारी एसेट्स ज़्यादा हैं तो हमें प्रॉफिट है। तो कैलकुलेट किया जाता है कि एसेट्स के बेचने से और लाइबिलिटी के पे करने से हमें क्या प्रॉफिट हुआ है और क्या लॉस हुआ है, ठीक है। हम ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है ना वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट आपको पता है नियम क्या होता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना या परफॉर्मा देखेंगे, उसके अंदर मैं दिखाऊंगी आपको नॉमिनल अकाउंट का नियम हम यूज करने वाले हैं। तो आपको ये बात माइंड में रखनी है कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब देखो, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन, जब हमारी पार्टनरशिप बंद होती है तो उस केस में हम कौन से अकाउंट से वो प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है रियलाइजेशन अकाउंट। लोन बाय फर्म टू पार्टनर, किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है। लोन बाय पार्टनर टू ए फर्म, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। आज के वीडियो के अंदर हम केवल रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ेंगे, बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब आप इसका परफॉर्मा देखोगे ना तो इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम होता है। एक साइड ये देखो, ये हमारा डेबिट साइड होगी, ये हमारी क्रेडिट साइड होगी। ये हमारा पर्टिकुलर होगा, ये भी हमारा पर्टिकुलर हो गया। ये अमाउंट आ गई यहाँ पे इसकी, और क्रेडिट साइड की अमाउंट यहाँ पाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है, क्लोजिंग की जाती है ऑल एसेट्स की।
तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारी एसेट्स होती है ना उसको उसकी बुक वैल्यू के अंदर डेबिट साइड में लिखेंगे। बुक वैल्यू के ऊपर जो हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई हुई है उसके ऊपर हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। एक्सेप्ट किस चीज को छोड़ेंगे हम, यहाँ कैसा आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है। एक्सेप्ट ओ क्या बोला इसने, ऑल एसेट ऑफ द फर्म एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस आर ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट एट बुक वैल्यू, कि बुक वैल्यू के ऊपर जितनी भी हमारी एसेट्स हैं फर्म की उनको और लाइबिलिटीज हैं उनको हम बुक वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियरली इस चीज़ को तब समझ पाओगे जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी या फिर परफॉर्मेंस शो करूंगी इसके अंदर। अब क्या बोला गया, एसेट्स आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी कि रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो भी एसेट हमारी होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब हमने लास्ट वीडियोस जितने भी हमारी देखी है हमने ये चीज़ नोटिस की थी, बताया भी था मैंने कि जिस अकाउंट के लिए एंट्री करी जा रही है ना वो अकाउंट के अगर डेबिट साइड में कोई आइटम आ रही है तो वो अकाउंट डेबिट होता है। अब हमें पता है कि एसेट्स हमारी डेबिट साइड में जाएंगी फर्स्ट ऑफ ऑल बुक वैल्यू के ऊपर, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वो एसेट जिस भी एसेट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस एसेट का नाम आ जाएगा। लाइक बिल्डिंग होगी टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू प्लांट, टू फर्नीचर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट के, क्योंकि डेबिट में जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो एसेट हमारी क्रेडिट हो जाएगी। अब देखो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, विच एसेट्स आर नॉट ट्रांसफर, कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जो ट्रांसफर नहीं की जाएंगी। एग्जामिनर आपको यही पजल करता है क्योंकि वो ना ऐसे आइटम्स को जरूर डालता है क्वेश्चन के अंदर जो एग्जम्प्ट होती है, मतलब वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगी। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अब इनको हम एक लॉजिक के थ्रू देखेंगे, रीज़न देखेंगे कि क्यों नहीं आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है बैंक कैश और बैंक बैलेंस। अब देखो जो चीज़ पहले ही हमारे पास कैश में है, हमें पता है ये सारी चीज़ें एसेट्स तो हैं हमारी, लेकिन हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। रीज़न क्या है, कैश और बैंक बैलेंस। हमें पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम कैश में वैल्यू निकालते हैं एसेट्स की। अब जो चीज़ ऑलरेडी कैश में है तो वो डालनी क्यों है हमें रियलाइजेशन अकाउंट में, नहीं ना। तो पहला हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस को हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं डालते। दूसरा क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स। कौन से होते हैं फिक्टिशियस एसेट, वो एसेट जिनका हमें प्रॉफिट या जिनसे हमें लाभ फ्यूचर में मिलना है, हमने आज खर्चा कर रखा है और क्योंकि उसका फ्यूचर में लाभ मिलने वाला है तो उसे हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। अब हमारा फ्यूचर तो रहा ही नहीं, हम अपनी फर्म को बंद करने जा रहे हैं तो वो एसेट हमारी काम की क्या है जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देगी। हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं, हम बंद कर रहे हैं तो फ्यूचर से हमें मतलब ही क्या है। तो इस वजह से हम फिक्टिशियस एसेट्स को भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते। इसमें क्या क्या है और देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये भी हमें हमारे पास कैश में होगा, डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कैश में होगा ना, तो उसको दोबारा से कैश में ले जाने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब हमने अपनी मान लो 2 साल पहले एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया था और उसका प्रॉफिट इन फ्यूचर मिलने वाला था, हमें मान लो 10 साल तक मिलने वाला था। अब हम अपने फर्म को बंद करने जा रहे हैं तो उसका प्रॉफिट हमें सिर्फ 2 साल मिला ना, अब आगे नहीं मिलेगा। आगे नहीं मिलेगा तो हमारी वो एसेट काम की नहीं रही। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही कि हमने आज खर्चा किया है उसका इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो वही रीज़न है कि भाई अगर हम प्रॉफिट अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हैं तो वो प्रॉफिट हमारा काम का ही नहीं रहेगा, वो हमें फ्यूचर में नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या एंट्री डालनी होती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। वो सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
अब नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स। अगर हमारी किसी एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन बनाया हुआ है तो उसकी जो ग्रोस फिगर है ना, जो उसकी ग्रोस फिगर है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब ग्रोस फिगर से आप क्या समझते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। मान लो डिबेंचर्स हमारे 50,000 की थी और उनके लिए हमें प्रोविज़न, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न हमने बना रखा था 4,000 का, कि ये 4,000 रुपये हमने हो सकता है फ्यूचर में ना मिले। तो ना मिले तो हमें ये लेस करके नहीं, हमें बुक वैल्यू पे दिखाना होता है, लेस करके नहीं दिखाएंगे हम कि 50,000 में से 4,000 लेस कर दिए और फिर हम जो है 46,000 हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। नहीं, हमें क्या करना होता है, जो उसकी ग्रोस वैल्यू है ना, ग्रोस, ये हमारी ग्रोस वैल्यू होती है, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। तो उसके डेबिट साइड में जाएगा, हमें पता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो 50,000 ऐसे डालेंगे हम। एंट्री नंबर 2 क्या होगी, जो हमने प्रोविजंस बनाई है वो रियलाइजेशन अकाउंट के, क्योंकि प्रोविजंस हमारे ऊपर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4,000 से और टू रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इसी वजह से हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 4,000 से। आई थिंक आपको क्लियर होगा। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, इन प्रोविजंस या रिजर्व्स को हम क्या करेंगे, किस में ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कौन से हैं, प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन या मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व्स या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड्स, इनको हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो जो भी रिजर्व्स हैं या प्रोविजंस है उसका नाम डाल के हम एंट्री करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जा रहा है। ठीक है, ये हमारी जनरल एंट्री होगी। अब क्लोजिंग एसेट्स का तो सारा देख लिया हमें, अब देखते हैं लाइबिलिटीज का, क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज। इसमें क्या होता है, ओनली थर्ड पार्टी को जो हम पेमेंट करेंगे ना वो आएगा। थर्ड पार्टी मतलब जो पार्टनर्स से अलावा बाहर की जितनी भी लाइबिलिटीज़ है ना, सिर्फ उनको हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल लेंगे। पार्टनर्स का लोन है मान लो, वो हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है ना, हमें मैनर पता है कि किस मैनर में हम पेमेंट करते थे, कि सेटलमेंट कैसे करते थे, पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे करते थे, फिर पार्टनर्स का लोन। तो हमारा पार्टनर्स का लोन है वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, ओनली थर्ड पार्टी को जो पेमेंट करेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल हमारे देख लो, क्रेडिटर्स बाहर के बंदे हैं, बिल्स पेबल हमने बिल काट के दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने ज़्यादा पैसा निकाल रखा है, आउटसाइड लाइन लोन्स हमने बाहर से लोन ले रखा है, प्रोविडेंट फंड जो हमने हमारे वर्कर्स हैं उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा काट के पहले रख लिया था, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको अपने पास ही रखेंगे, पेमेंट तो वो भी करनी पड़ेगी, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है वो। तो प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कि हमने खर्चा तो वो कर लिया था लेकिन उस टाइम हमने पेमेंट नहीं करी थी, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है। या पार्टनर्स की वाइफ का से लोन ले रखा है, अब पार्टनर्स से अलग है वो वाइफ, ये मतलब सोचना कि पार्टनर्स की वाइफ है तो हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होगी। पार्टनर से अलग जिस भी पर्सन से, चाहे उसका माँ है, बाप है, कोई भी बंदा है, उससे हमने लोन ले रखा है तो आउटसाइड में ही काउंट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, सनरी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, जो भी लाइबिलिटी हमारी बैड डेब्ट्स हैं या जो भी ऊपर देखी वो नाम आ जाएगा और साथ में रियलाइजेशन अकाउंट के, क्योंकि क्रेडिट में जा रहा है। तो अब देखो पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन को हम क्यों ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि हमारा वो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, ओनली थर्ड पार्टी को जितनी भी पेमेंट करी जाएगी वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो पार्टनर्स लोन इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन टू को सेपरेटली हम सेटल करेंगे। इसका रीज़न क्या है, पार्टनर्स का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है। जनरली पेमेंट का ऑर्डर ये होता है, आउटसाइड लाइबिलिटी पहले पी के जाती हैं, पार्टनर्स को लोन, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, अब देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स, जो रिजर्व्स या प्रॉफिट हमने बांटे नहीं थे,
अब प्रॉफिट था, हमने पहले रिजर्व करके रख लिया फ्यूचर के लिए, अब हमारे पास फ्यूचर तो है ही नहीं, तो फ्यूचर नहीं है तो जो पैसा हमने इकट्ठा करके रखा था, कैश रखा था हमारे पास रिजर्व्स के रूप में, उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ना कि उनके रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्योंकि पहली बात तो वो कैश में है, दूसरी बात वो प्रॉफिट में से ही निकाला गया है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जनरल रिजर्व्स, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसके लिए एंट्री क्या होगी, जितने भी रिजर्व्स जो हमने देखे हैं ऊपर वो सारे डेबिट हो जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएंगी ये सारी चीजें, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ट्रांसफर प्रॉफिट, इन सबको हम किस रेशो में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो पार्टनर्स की, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। अब देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, जो हमने रिजर्व्स इस वजह से बना रखे थे कि अगर किसी वर्कर को चोट फेट लग जाती है तो उस केस में उसको पेमेंट करनी होती है, तो इस वजह से कॉन्टेंजेंसी रिजर्व्स बनाए जाते हैं वर्कमैन के लिए। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे या नहीं करेंगे ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके अगेंस्ट हमारे पास क्लेम पड़ा है कि पास्ट में किसी बंदे को चोट लगी थी और उसने क्लेम डाल दिया था कि मेरा इतना खर्चा आया है मेरे ऊपर, तो आप मेरा क्लेम दे दो। अगर रिजर्व्स हमने बना रखे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो रिजर्व्स हम अब दिन 2 3 4 जितने भी हैं वो केसेस देखेंगे कि किस केस में हम ट्रांसफ़र करेंगे। अगर पैसा हमारे पास रिजर्व का बच जाता है, क्लेम हमारे पास कम है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को उनके डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज जितना भी क्लेम है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, इट इज़ क्रिएटेड फॉर एंटिसिपेटेड लॉस। किस लिए क्रिएट किया जाता है, एंटिसिपेटेड लॉस, जिस लॉस का हमें पता नहीं है। ठीक है, उस लेस के लिए हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स हैं वो बना देते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन द क्लेम दैट वेदर इट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने क्लेम किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट में, अगर नहीं किया तो जितने भी रिजर्व्स हमने बना रखे थे वो सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब देखो, अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स हैं लेकिन हमारे पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो जितने भी हमने रिजर्व्स बना रखे हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर रिजर्व्स हमारे पास जाता है, लायबिलिटी हमारे पास कम है, कि क्लेम तो हमारे पास, मान लो इस एग्जांपल में ही देखो 20,000 के हमने रिजर्व्स बना रखे थे, लायबिलिटी हमारी 8,000 की, तो 8,000 तो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे क्योंकि वो क्लेम है हमारे पास हमारे ऊपर, और जो बचा हुआ 12,000 रुपये हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी इक्वल टू रिजर्व्स। जो हमने रिजर्व्स इकट्ठे कर रखे थे उतनी हमारे पास क्लेम आ गया, तो कुछ बचा ही नहीं, तो सारा का सारा जो 20,000 रुपये है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लायबिलिटी है वो हमारी ज़्यादा है लेकिन रिजर्व्स हमने कम बना रखे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो बनता ही नहीं कोई रीज़न ट्रांसफ़र करने का, तो ये जो लायबिलिटी है हम पार्टनर्स के रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी एंट्री इसके लिए हो जाएगी। ये आई थिंक कल ही करवाती हूँ, ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा आपका। ये वाला टॉपिक यहाँ से एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, इसका हम नेक्स्ट वीडियो एक पार्ट और बना देंगे जिसके अंदर ये एंट्रीज देख लेंगे और साथ के साथ परफॉर्मा और एक प्रैक्टिकल भी सोल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।